चलिए अब आगे बढ़ते हैं। में भी आज बजट पेश कर दिया गया है जो कि 897 करोड़ का है। 897 करोड़ का बजट आज कोरबा नगर निगम में पास हो गया, जिसको लेकर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि नगर निगम के जितने भी काम हैं उसमें आगे सुधार लाया जाएगा। जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जाएगा। नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि पहली बार बजट में कोरबा की मीडिया को प्राथमिकता मिली है, जिसको लेकर सभापति नूतन सिंह ठाकुर से खास बातचीत की टीवी 24 के कोरबा संवाददाता ने। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के नगर निगम पे। हमारे साथ मौजूद हैं सभापति नूतन सिंह ठाकुर। उसमें हम बात करेंगे कल के बजट के बारे में। बताएं कल का बजट पास हुआ है उसके बारे में। ये कल बहुत ही अच्छा राजपूत के द्वारा किया गया। बजट में से बहुत सारी चीजें हैं जो एक आम नागरिक से जुड़ी हुई चीजें हैं और विशेषकर गरीबों का जो विशेष ध्यान रखा गया वो वाकई महत्वपूर्ण है। सभी वर्ग को संतुष्ट करने का इसमें प्रयास किया गया और काफी हद तक संतोषजनक रहा। सभी जो कोरबा की जनता है इस बजट से खुश है। कल का जो बजट पास हुआ है, कितने का बजट पास हुआ है? ये लगभग 997 करोड़ के समथिंग का लगभग बजट है। 900 करोड़ का ये। इस बजट में आप सभापति चुनाव चुनने के बाद सभापति का पद मिला है आपको। पहली बार आपने मीडिया को भी प्राथमिकता दिया। क्या सोच थी आपकी जो आपने पहली बार उस सदन पे मीडिया को भी आमंत्रित किया? देखिए क्या है, जो लोग होते हैं उनको अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत सारी आशाएं रहती हैं। लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उन्होंने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है तो वास्तविक रूप से सदन में उनके हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और विगत 10 सालों से जिस ढंग से मीडिया पे प्रतिबंध था उससे लोगों को पता नहीं चलता था कि उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। आप सभापति बने हैं कोरबा जिला नगर निगम के, आपका विकास कैसा रहेगा? क्या विकास सोच के? देखिए एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि निगम का कामकाज जो है नगर पालिका निगम एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हो। दूसरी चीजें हर चीजों में हर उसको किया जाए और लोगों को दिखना चाहिए कि उनके लिए जो नियम कानून बने हैं उसका सही तरीके से पालन। तो ये थी कोरबा से जुड़ी हुई खबर जहां बजट पेश किया गया है और उसके बाद सभापति से खास बातचीत की थी हमारे संवाददाता ने। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका मैं हूं आपके साथ मधु पोपनी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबर के साथ जो कि नारायणपुर से मिल रही है। नारायणपुर पर घायल हुआ। नारायणपुर बता रहे आपको जहां पर आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुए हैं। बेडमा कोटी कैंप में बस्तर फाइटर का जवान घायल हुआ है। जवान की हालत लाई जा रही है। सुरक्षा बलों घेराबंदी सर्च ऑपरेशन तेज मेटा थाना क्षेत्र है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको नारायणपुर आईईडी की चपेट में आने से जवान घायल तेज कर दिया गया है। कोहका मेटा थाना क्षेत्र का नारायण घायल हुआ है। बड़ी खबर नारायणपुर से बता रहे जहां बेडमा कोटी कैंप में बस्तर फाइटर का जवान बता हालत गंभीर आई जा रही है। सर्च ऑपरेशन किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जहां पर जवान आईडी ब्लास्ट में
शुरू करते हैं सुकमा का, जहां अपने शहीद साथियों की याद में सीआरपीएफ 74वीं बटालियन पिछले 7 वर्षों से नक्सल क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रही है। इसी कड़ी में 2017 में शहीद हुए 24 जवानों की याद में शहीद रघुवीर सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन नक्सल प्रभावित चिंतलनार में किया जा रहा है। इसमें नक्सलवाद में प्रभावित 8 टीमों ने हिस्सा लिया। साथ ही चिंतलनार में लखापाल को हराकर टूर्नामेंट जीता, जिसके बाद उन्हें नगद राशि और ट्रॉफी साथ ही क्रिकेट किट भी दी गई। यह आयोजन सुकमा डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित, कमांडेंट हिमांशु पांडे के मौजूदगी में फाइनल मैच हुआ। वहीं मंदसौर जिले के शक्करखेड़ी गांव के पास स्थित एससीएल छाल खदान में ओबी ठेका कंपनी के जिम्मेदारों की लापरवाही से पीसी हेल्पर करण पासवान की मौत हो गई। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गुरुवार की सुबह 3 बजे एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी, जिससे बाहरी कर्मचारियों की मदद से इलाज कराकर कैंप वापस लाया गया और जब दोपहर में फिर उसकी तबीयत खराब हुई तो ओबी कंपनी की ओर से कर्मचारी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे गुरुवार शाम को कंपनी कैंपस में ही उसकी मौत हो गई। इस वक्त हम मौजूद है छाल थाना क्षेत्र के ये जो छाल माइंस है, एससीएल का माइंस है। यहाँ आरकेएस कंपनी द्वारा ओबी का काम का ठेका मिला उनको। वो एससीएल खदान से ओबी का कार्य करती है, मिट्टी को हटाती है। आपको बता दें कि आज सुबह यहाँ करीब 3 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम था करण पासवान, जिसका अचानक पेट दर्द हुआ, जिसके बाद शाम को अचानक उसकी मृत्यु हो गई। आइए हम बात करते हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, क्या हुआ, कैसी घटना हुई। जी, आप अपना नाम बताएंगे? राजेंद्र कुमार पासवान। तो क्या हुआ था सुबह? सुबह पेट में दर्द हुआ उसको। क्या नाम था उसका? करण कुमार पासवान। तो पेट दर्द हुआ तो क्या हुआ? आप लोग कहाँ लेके गए उसको? छाल हॉस्पिटल में। तो छाल हॉस्पिटल लेके गए, तो आपको क्या यहाँ से कोई सुविधा मिली थी हॉस्पिटल ले जाने के लिए? नहीं, कोई नहीं सुविधा मिली थी। तो आप लोग कैसे करते हो? यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है और डॉक्टरी कुछ नहीं है, तो कैसे करते हो? पैदल जाना पड़ता है सर, बहुत दूर है, इस कारण। तो आप लोग ये बताइए, अगर आप लोगों की तबियत खराब होता है यहाँ पर से, तो आप लोग छुट्टी मांग कर छुट्टी दी जाती है? नहीं मिलता सर। तो आपने सुना, ये जो आरकेएस कंपनी यहाँ करीबन 400 पीसी ऑपरेटर ड्राइवर रहते हैं, जो कि अगर इनकी कभी भी तबियत खराब होती है, अगर कभी भी तबियत खराब होती है तो यहाँ जो प्रबंधन की ओर से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती है। यहाँ एक भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए उनके पास कोई दवाइयाँ है। आपको बता दें कि उसी की लापरवाही से आज एक जो करण पासवान है उसका मृत्यु हो गया। और वही इसकी जानकारी जो आरकेएस के जो अधिकारी है उनके द्वारा एससीएल प्रबंधन को नहीं दी गई। पत्रकारों द्वारा जब इसकी जानकारी एससीएल प्रबंधन को दी, उसके बाद में एससीएल प्रबंधन को इसकी जानकारी हुई और उसके बाद ही आरकेएस कंपनी वाले ने बताया कि नहीं, उसका इलाज करने के लिए हम हॉस्पिटल खरसा लेके गए, यहाँ उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जब हम जमीनी पर आए, जब हम इस कैंप पे आए, तो यहाँ ड्राइवरों और हेल्परों या उनके साथियों का कहना कि इसका जो मृत्यु है यह कैंपस में हो गया था और इसमें साफ साफ आरकेएस कंपनी की लापरवाही है, क्योंकि आरकेएस कंपनी द्वारा उन्हें समय पर उचित वाहन की व्यवस्था नहीं कराया गया, जिससे उनका उपचार नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनकी लापरवाही से उनकी मौत हो गई। अब देखना है कि खबर चलने के बाद एससीएल प्रबंधन या आरकेएस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या फिर इस मामले को संदिग्ध बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं नीरज विश्वास, 324 रायगढ़। बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। तो सुकमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में 2 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। गिरफ्तार नक्सली पर पुलिस पार्टी पर हमले के आरोप हैं। 3 जवानों और ग्रामीणों की हत्या का भी इन नक्सलियों पर आरोप है। आईडी ब्लास्ट की घटना में भी ये नक्सली शामिल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर अब नक्सलियों को जेल भेज दिया है। जगरगुंडा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 2 लाख के इनामी नक्सली सहित 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आईडी ब्लास्ट की घटनाओं में साथ ही कई अन्य घटनाओं में नक्सली संलिप्त बताए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों ने इन नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोशन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रोशन, क्या कुछ जानकारी है? 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कल जगरगुंडा थाना क्षेत्र से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें से ये दोनों नक्सली 2 लाख की इनामी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये नक्सली जो है पुलिस पार्टी पर हमला कर 3 जवानों की हत्या कर चुके हैं और कई ग्रामीणों को भी जो है मौत के घाट उतारे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों नक्सली जो है सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह जगह पर आईडी ब्लास्ट करना और आईडी प्लांट करना जैसे में शामिल थे। और इसे नक्सली को जो गिरफ्तार करने में है जी रोशन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां 2 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रुक करते हैं भोपाल का, जहां से बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जहां नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। बता दें कि पश्चिम बस्तर संभाग के नक्सल प्रवक्ता ने जारी किया प्रेस नोट। तो एक बार फिर से नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है और आपको बता दें कि पश्चिम बस्तर संभाग के नक्सल प्रवक्ता ने इस प्रेस नोट को जारी किया है, जिसमें अब तक हुई मुठभेड़ों के खिलाफ उन्होंने बंद का आह्वान किया है। बता दें कि 4 अप्रैल को बीजापुर बंद का आह्वान किया गया है और 2025 है, जिसको लेकर ये प्रेस नोट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बंदेपारा, माड, कांकेर और गंगलूर मुठभेड़ का इसमें जिक्र किया गया है। 20 मार्च की मुठभेड़ में मारे गए 24 नक्सलियों के नाम भी इस प्रेस नोट में जारी किए गए हैं। साथ ही पुलिस पर 40 ग्रामीणों को गिरफ्तार करने का आरोप भी इस प्रेस नोट के जरिए लगाया गया है। 20 मार्च की मुठभेड़ के लिए इस प्रेस नोट में जिक्र किया गया है। इस दौरान 24 नक्सली मारे गए थे। साथ ही प्रेस नोट के जरिए 40 ग्रामीणों को मारने का आरोप भी इस प्रेस नोट के जरिए पुलिस पर लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश सल्लूर हमारे साथ बने हुए हैं। जी सतीश, क्या कुछ जानकारी है? एक बार फिर से नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है और बंद का आह्वान किया है, तो क्या कुछ इसका व्यापक असर आगे चल के देखने को मिलेगा बंद का? देखिए, तेलुगु भाषा में लिखा हुआ यह पत्र है, जिसमें इनके जो सचिव हैं समता, उनके द्वारा यह पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में खासतौर पर विशेष बात यह देखने को मिली है कि जनवरी से लेकर के अभी तक जो मार्च क्लोजिंग तक का जो है, अभी तक 78 माओवादियों को जो है जवानों ने मार गिरा है, इसे उन्होंने कबूल किया है। और साथ ही साथ में यह भी बात निकल के आ रही है कि जवानों की इस सतर्कता और मजबूती के वजह से जो है इनके काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई शायद ही कोई कर पाए। इस तरह का यह जो है पत्र में जारी नोट किया गया है। और साथ ही बात ये भी देखने को मिला है कि इस पत्र के साथ में जो है इन्होंने यह गहरा संदेश भी दिया है कि जो 40 ग्रामीणों को भी इन्होंने जो है बंधक बनाया या फिर उनको हत्या कर दी गई है। इस मुठभेड़ का बात जो कही जा रही है, बस्तर पूरे संभाग की बात अगर कहें तो बस्तर संभाग में अलग अलग क्षेत्रों में जो जनवरी से लेकर के अब तक जो है काफी बड़ी बड़ी मात्रा में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में काफी ज्यादा नुकसान माओवादियों को हुआ है। और इसी नुकसान के मद्देनजर जो है माओवादी नेता ने जो है इस प्रकार का प्रेस नोट जारी किया है। और इस प्रेस नोट में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उनको जो नुकसान हुई है उसके नुकसान की भरपाई अब तक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे तो इस मुठभेड़ के बाद में जो है 24 नक्सलियों के नाम जो है पदवार जारी किया गया है, जिसमें बंदेपारा, माड़, इंद्रावती, पुजारी, कांकेर और गंगलूर क्षेत्र में हुए मुठभेड़ का जिक्र करते हुए 78 नक्सलियों के मारे जाने का जिक्र किया है। और इसी का विरोध में जो है 4 अप्रैल को बीजापुर बंद का आह्वान किया है, जिसके विरोध में जो है पूरा बीजापुर जो है 4 अप्रैल को बंद करने का जो है नक्सलियों के द्वारा आह्वान किया गया है। लेकिन देखना होगा यह कि या किस तरह से इसे पुलिस प्रशासन दे, क्योंकि लगातार नक्सलियों के विरोध में जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं नक्सली विरोधी अभियान में जो तेजी आई है, जो गति आई है, और इस गति का कहीं ना कहीं अल्टीमेटम जो 2026 तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है अमित शाह के द्वारा, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो आह्वान है ये फेल होता हुआ नजर आएगा। और जवानों की इस मुस्तैदी अब भी देखने को मिलेगी और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई और देखने को मिलेगी। जी जो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 4 अप्रैल को बंद का असर कहां तक देखने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सतीश।
हमारे सहयोगी सतीश सल्लूर ने बताया कि 4 अप्रैल को नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया और 2025 में अब तक 78 नक्सली मारे गए हैं। प्रेस नोट के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि बंदेपारा, माद, कांकेर और गंगलूर मुठभेड़ का भी इस प्रेस नोट में जिक्र किया गया है। आगे रुक करते हैं सुकमा का, जहां अब बड़ी खबर बीजापुर से, जहां नक्सली साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 45 किलो की आईडी की बरामद। तो एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने 45 किलो की आईडी को बरामद किया है, जिसके बाद सफलतापूर्वक उस आईडी को नष्ट कर दिया गया है। चेरपाल पालनार मार्ग पर नक्सलियों ने ये आईडी प्लांट किया था, जिसे सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। बता दें कि एरिया डोमिनेशन पर थी सीआरपीएफ 222 वाहिनी की टीम। इसी दौरान इस आईडी को बरामद किया गया, जिसके बाद सुरक्षा पूर्वक इसे नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों की सतर्कता से टलता बड़ा हादसा। तो सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और 45 किलो के आईडी को सुरक्षा बल के जवानों ने नष्ट कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विस्फोट कितना भयानक था और इस विस्फोट की चपेट में अगर कोई सुरक्षा बल के जवान या फिर कोई ग्रामीण आता तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी, जिससे सुरक्षा बलों ने अब निजात पा लिया है। बता दें कि सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विस्फोट कितना भयानक था। अगर कोई इसकी चपेट में आता तो निश्चित तौर पर मृत्यु भी हो सकती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश, क्या कुछ जानकारी है? लगातार जो है सीआरपीएफ के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार कामयाबी भी मिल रही है, वहीं आज एक बार फिर से आईडी को नष्ट किया गया है। क्या कुछ और अपडेट आ रही है इस पूरी खबर में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के चेरपाल और पालनार ये वही क्षेत्र है जो गंगलूर थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं और माओवादियों का ये जो स्कूल हुआ करता है या यूं कहें कि माओवादियों के यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले क्षेत्र में अब जो है कि जब से जवानों ने मोर्चा संभाला है और नवीन कैंपों की स्थापना हुई है तो कहीं ना कहीं दबाव जो है माओवादियों के ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है और इसी दबाव के चलते जो है माओवादी अब ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे मार्गों में जो है आईडी प्लांट कर रहे हैं जहां पर अक्सर जो है जवान या फिर ग्रामीण आवागमन करते हैं। पगडंडियों पर अक्सर आवागमन करते हैं ग्रामीण या फिर माओवादी जवान, तो उनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से जो है इस प्रकार का काराना करतूत किया गया, जिसमें 45 किलो का आईडी को जो है सुरक्षा बलों के द्वारा पहले तो उसे निकाला गया और उसके बाद में फिर उसे जो है नष्ट भी किया गया। ये भी बता दूं कि आपको ये जो कमांड आईडी था ये स्विच सिस्टम से लगाया गया था, जिससे जो है तकरीबन 300 या 400 मीटर की दूरी पर बैठ करके माओवादी जो है इसे कनेक्ट करता और उसके बाद में जब भी कोई जवान या फिर जवानों की टोली अगर उस क्षेत्र से चलती तो वहां पर वो स्विच दबा करके जो है एक बड़ा सा विस्फोट कर काफी सारे जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा ना हो करके सुरक्षा बल की दृष्टि और सुरक्षा बलों के सतर्कता का यह परिणाम है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया और जवानों को जो है बड़ी सफलता मिली है इसमें, जिसे 45 किलो का जो है आईडी को निष्क्रिय किया गया है। जी निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर कोई इसके चपेट में आता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। सतीश साहब बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो बीजापुर से ही है। सचिव संघ को सरपंच संघ का समर्थन मिल गया है। सरपंच संघ ने धर्मजयगढ़ ब्लॉक के सचिव संघ का समर्थन किया है। दरअसल धर्मजयगढ़ के सरपंचों ने निर्विरोध अध्यक्ष का निर्वाचन किया, जिसमें ग्राम पंचायत बंधन रत्नपुर के सरपंच खालिस्ता एका को सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान पहुंचे सरपंच संघ के अध्यक्ष ने सचिवों की हड़ताल का समर्थन किया। सचिव संघ 17 मार्च से हड़ताल पर है और 1 अप्रैल को रायपुर जाकर मंत्रालय का घेराव करेंगे। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि चुनने जाने के बाद में हर कोई चाहता है, पब्लिक भी चाहता है कि सरपंच सचिव हमारा काम करे,
तो आज हम लोग सचिव नहीं है, जिसके कारण से हम लोग पंचायत का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो इनकी मांग है वो उसको सरकार उस पर जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी वो उस पर विचार करे, जनता की समस्याओं को समझे, क्योंकि शासन की जो भी योजनाएं बनती है जनता के लिए बनती है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन सरपंच और सचिव मिल के करते हैं। तो हमारी मांगे अविलंब शासन पूर्ण करे और 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर सभा करने आ रहे हैं, वहां से हमारे शासकीकरण की घोषणा करें। छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुजरी कांकेर में सीआरपीएफ 196 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। आपको बता दें, कमांडेंट कुमार मनीष के नेतृत्व में ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री जैसे साइकिल, कंबल, कपड़े व शिक्षा सामग्री वितरित किए गए। इसके साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच कर दवाइयां दी गई। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक देवेंद्र सिंह नेगी व अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को नक्सल भय मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही प्रशासन ने भविष्य में भी सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर पड़े सीबीआई के छापे को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने भाजपा पर विरोधी पार्टियों के कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए संवैधानिक एजेंसियों सीबीआई, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करने की बात कही। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगातार बेवजह नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी है, अमित शाह जी, मोदी जी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की, तब तक के डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, ये पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों को कुचल देना चाहती है और एक दमन चक्र चला रही है, जिसके तहत कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव जी को केवल भाषण सुनने जाने के आरोप में 5-6 महीने तक के जेल में डाल दिया गया। आज लगातार कुछ दिन पहले ईडी का छापा पड़ा, आज सीबीआई, ईडी और सीबीआई को एक हथियार की तरह विरोधियों पर प्रयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके विरोध में हम सब कांग्रेस के लोग पूरे, केवल यहाँ नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। बात करते हैं कोरबा की, तो कोरबा नगर निगम के नए कार्यकाल का पहला बजट महापौर संजू देवर राजपूत ने गुरुवार को निगम के सभागार में पेश किया। वहीं सामान्य सभा के दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच शहर विकास की नई गाथा लिखने की मंशा से महापौर ने अपने बजट में विकास के कई बातों को शामिल किया। वहीं इस बार नगर निगम का बजट करीब 9 अरब का है, जिसमें कोरबा वासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ ही अन्य मसौदों को भी शामिल किया गया है। सामुदायिक भवन कई जगह बनवाना है, नाली है, सड़क है, पानी है, यानी जितनी भी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए जो 10 वर्षों से नहीं मिला था। आप लोगों को पता है कि 10 साल से यहाँ महापौर कांग्रेस का बैठा था, एक भी उन्होंने कोरबा का विकास के बारे में नहीं सोचा है। तो वो सब देखते हुए हमारा आज का बजट है। सभी के सहयोग से सुचारू रूप से सदन का संचालन हुआ, बहुत अच्छी परिचर्चा हुई, विषयों पे अच्छा मतलब टॉक हुआ, बहुत सारे सुझाव आए और उन सभी सुझावों के लिए मैं सभी सदन के सभी उठाने वाले लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब बहुत अच्छा रहा, बजट भी बहुत अच्छा बजट है, गरीबों को छू रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सभी से जुड़ी हुई हैं, उन सभी के लिए मैं महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ। सामुदायिक